नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बार के चुनाव बड़े अहम रहते हैं और बार की भूमिका भी जम्मू कश्मीर की सियासत और रियासत में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अगर हम दरबार मूव की बात करें, 90 दिनों तक बार ने बंद रखा था, उसके बाद दरबार मूव नहीं हो पाया, यानी दरबार को दोनों तरफ रखा गया था। कश्मीर में दरबार मूव की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें लैंड रो की, तो लैंड रो में भी बार एसोसिएशन का एक अहम रोल रहा है। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में बार काम करता है और जब जब सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है जो जनहित में नहीं होता है, तो बार पेशरफ्ती से आगे आकर के उस फैसले का विरोध करती है और एक आंदोलन के रूप दिया जाता है। इसलिए बार के इलेक्शन बहुत ही अहमियत रखते हैं। कल लास्ट डेट था, नॉमिनेशन फाइल करने का। अब 18 प्रत्याशी बार के इलेक्शन में रह चुके हैं। अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें, अभिनव शर्मा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो भी हैं, निर्मल कोतवाल, रोहित शर्मा, एडवोकेट पवन कुंडल, भविष्य सूदन जो हमारे आज पैनलिस्ट भी हैं वो भी प्रधान की इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, दीपिका महाजन, बलदेव सिंह, अश्वनी वनोत्रा और दलजीत मनहास, ये वाइस प्रेसिडेंट की दौड़ में है। जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो एहतशाम हुसैन भट्ट, अर्जुन सिंह पठानिया, हिमांशु शर्मा और प्रदीप मंजोत्रा। संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें तो उसमें अंशु महाजन और राहुल शर्मा है। कोषाध्यक्ष की बात करें तो अतुल शर्मा, जमील चौधरी और राहुल अग्रवाल फ्रे में है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बार ने जब जब भी कोई आंदोलन हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो बार की एक अहम भूमिका रही है। 18 प्रत्याशी, कल लास्ट डेट थी, 18 प्रत्याशी मैदान में हैं और देखते हैं कि कौन जीत करके आता है और बार की कमान कौन संभालता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बार की भूमिका पर चर्चा करेंगे, कैसा आगे रोड मैप होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ MK भारद्वाज हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। भारद्वाज साहब, आपका स्वागत है और बड़ा अनुभव है। MR कुरैशी जी हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य सूदन, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं बार एसोसिएशन के, इनको हमारी तरफ से बधाई भी हो। और साथ साथ में निसार गट्टू जी हैं, एडवोकेट निसार गट्टू, आपका भी स्वागत है। और मीनू पाधा स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारद्वाज जी, सवाल यह है कि हाँ, काफ़ी कुछ बार के हाथ से निकल चुका है। अमूमन सोशल इश्यूज को लेकर के बार आगे पेशरफ्ती से आती है और असर्ट करती है सरकार के साथ, कंधे से कंधा मिला करके भी, और आमने सामने टकराव की परिस्थिति में भी रहती है। गतिरोध भी सरकार के साथ बना रहता है। लेकिन आपके हाथ से रजिस्ट्री छूट गई, आपके हाथ से हाईकोर्ट रैका में जा रहा है। ये नई जो टीम आने वाली है, उनके समक्ष कितनी चुनौतियां रहेंगी, ये मैं भारद्वाज साहब से जानना चाहता हूँ। विनोद जी, आपने अच्छी डिबेट, पहले भी हमने एक दिन ये डिबेट की थी जी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशन जम्मू की आवाम की एस्पिरेशंस को भी हमेशा माइंड में रखती है। आपने जिक्र किया रायका का जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी बार का बाई एंड लार्ज एक यूनानिमस व्यू है जी कि रायका फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए और वहाँ और जितनी प्लांटेशन हो सके वहाँ एक्सेसिव प्लांटेशन करनी चाहिए। राइट। एनवायरनमेंट आगे ही इफेक्ट करता जा रहा है डे बाय डे। इस साल मेरे साथ कल कोई एक साइंटिस्ट बैठे थे, वो कह रहे थे 3 डिग्री टेम्परेचर जम्मू में इस बार बढ़ा और टेम्परेचर 49 डिग्री तक गया। मैं समझता हूँ 49 नहीं गया होगा, 8 गया होगा, 7 गया होगा। लेकिन इसका काज मेन ये है जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, जो ट्रीज और प्लांट्स हमने यहाँ लगे हुए थे, नेचर ने हमें दिए हुए थे, हमने उनको काटा, उसकी फैलिंग का एक काज ये है। दूसरी बात आपने जो कही कि बार एसोसिएशन के पास जम्मू की आवाम कोई भी गा जो भी उनको प्रॉब्लम आती थी, आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, मैं ये समझता हूं कि रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो कोर्ट प्रीमिसेस के ही अंदर से होना चाहिए। उसके लिए आपको शायद याद है पहले भी हमने एक अच्छी एजिटेशन, एक मूवमेंट हमने की थी। अब हम उम्मीद करते थे
कि शायद एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हमें देगी, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड सरकार से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए और रजिस्ट्रेशन का काम कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर आ जाना चाहिए, जिससे ना वकीलों को इनकन्वीनियंस हो और ना ही आवाम को इनकन्वीनियंस हो। भारद्वाज साहब ने ठीक फरमाया और कहा है कि एक ही प्रीमिसेस के अंदर, एक छत के नीचे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति यही चाहता है, जो कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है या जिनके केसेस लगे हों, वो यही चाहते हैं कि एक ही प्रीमिसेस के नीचे, एक छत के नीचे सभी कोर्ट्स आनी चाहिए। मैं कुरैशी साहब से जानना चाहता हूँ, कुरैशी साहब, पिछले कुछ सालों से जो एक दबदबा बार एसोसिएशन का रहा है, वो पकड़ ढीली होती जा रही है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता देखिए कोर्ट स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पर कोर्ट हैं, आपसे रजिस्ट्री के राइट ले लिए गए, पहले आप असर्ट करते थे, लेकिन सरकार आपकी सुन नहीं रही है। देखिए जी, आपने जैसे भारद्वाज साहब ने कहा, मैं तो जो हमारी बार एसोसिएशन है इसकी जो ताकत है उसको समझता हूँ, और इसकी ताकत कमज़ोर करने के लिए बड़े अवामल हैं इसमें। क्या कारण लगता है? अब इसके कारण तो कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन एक कारण आता है नज़र में कि जब से यहाँ सरकार नहीं बनी, पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, तो यहाँ एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई तो कुछ फैसले ऐसे किए गए जब रियासत की हैयत को तोड़ दिया गया जी। जब यहाँ रियासत को तोड़कर यूटी को बनाया गया तो यहाँ कहा गया था कि दूध की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ ये डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन उसके बरकस अगर देखा जाए तो जुडिशरी भी इफेक्ट हो गई। जुडिशरी से बहुत सारे मामलात अलग करके, जैसे कैट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लिए गए, फिर एएफटी बना गया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो वो स्कैटर तो अब होते ही गए, और फिर ये कोविड के दौरान भी ये जो इस इंस्टीट्यूशन को काफ़ी सारा नुकसान हुआ, लेकिन बार कमज़ोर नहीं हुई। लेकिन बार की लीडरशिप जो थी, जो इलेक्ट हुए ये लोग, उनके एफिलिएशन कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रही, और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम कोई एजिटेशन करेंगे, उस एजिटेशन को सबोटाज उन्होंने खुद ही किया और कहा कि नहीं जी, इसको आगे चलने नहीं देना चाहिए। लेकिन बार जो मेंबर हैं बार के, मेजॉरिटी ऑफ द व्यू, जिस तरह भारद्वाज साहब ने कहा, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुए हुए। और जब यहाँ मुबारक मंडी में हाई कोर्ट होता था, जो बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट भी होते थे, तब यहाँ एक बड़ी एजिटेशन हुई थी और वहाँ जानीपुर में ले जाके रेजोल्यूशन पास करने से क्या हुआ? वहाँ तो कटाई चल रही है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं वही, जिसकी चिंता भारद्वाज साहब भी जाहिर कर रहे थे। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब ये प्रपोजल आया तो हाई कोर्ट की जो परमिसेस है जहां जानीपुर में है, वहां 2000 कनाल जमीन अभी वहां खाली पड़ी हुई है, और जो 25 कोर्ट अब दोबारा ये अभी नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है कि बढ़ाए गए। उन्होंने पहले जब ये प्रपोजल भेजा था 25 कोर्ट का, तो 25 कोर्ट की डीपीआर भी वहीं के बने हुए जानीपुर के। तो ये कहना कि बार कमजोर है, मैं नहीं समझता। बार पूरी मुतहद है, इत्तेफाक रखती है, यूनानिमस है। अब पॉलिटिकल सरकार आई है, तो जिस तरह भारद्वाज साहब है, मैं भी ये मानता हूं कि पॉलिटिकल सरकार को जम्मू की जो देख के हैयत को, यहाँ जो एनवायरनमेंट की पोजीशन है, जंगलात को ना कटा जाए, वहां पर सेंचुरी है जहां आप बनाना चाहते हैं, वहां फॉरेस्ट की वो फॉरेस्ट्री की भी, और फिर एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर उसको आप काट के वहां पर आप एक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एनवायरनमेंट के खिलाफ भी है, और जम्मू की आवाम के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे रहने सहने के, उसके खिलाफ भी है। हम चाहते हैं कि बाहर का रेजोल्यूशन है उसमें हम यूनाइटेड हैं। अगर कोई काम चल रहा है तो वो, अभी तो मुझे नहीं लगा कि कोई काम चला, अभी पैसा आया उसके लिए, कोई कहते हैं कि दरख्त को काटने का, लेकिन काम अभी नहीं चलना। अगर सरकार आई है तो बात चलेगी। ये कोई एक अकेला इशू नहीं है, बाहर के सामने और इशू भी है, इससे ज्यादा बड़े बड़े इशू हैं। मैं समझता हूं कि जो नई टीम आएगी वो इलेक्ट होके भी आएगी, साथ साथ में जो हमारी सरकार है वो भी सोचेगी कि इस इंस्टीट्यूशन को कैसे मुतहर्रिक किया जाए, और ये लिटिगेंट्स के लिए एक ही जगह परमिसेस में सबका होना, ये आज की इस सदी का, इस वक्त
वक्त की जरूरत है कि सारे इंस्टीट्यूशन एक ही जगह हो। जब आपके पास जगह अक्वायर की हुई है तो आप एक नई जगह चले जाएंगे, उससे क्या फायदा होने वाला है? मैं समझता हूँ जी। कि बाहर आप मुतारक होकर काम करेंगे। भविष्य सूदन कैंडिडेट भी हैं। भविष्य जी, आपका स्वागत है। आपका रोड मैप क्या रहेगा? धन्यवाद। बहुत सारे इश्यूज हैं और आपके लिए चुनौती भी है। चुनौतियां हैं और चुनौतियां काफ़ी टाइम से चल रही हैं और इन चुनौतियों में हमने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बढ़ चढ़कर, जब से हम इस बार में हैं एज ए बार के कारकुन, हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और समय की नज़ाकत को समझते हुए और इस सीरियसनेस को समझते हुए कि इस बार बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष वो होना चाहिए जिसका कोई कंट्रोल पैनल ना सरकार के पास हो ना और किसी के पास हो, बल्कि वो हो तो सिर्फ वकलाओं के हाथ में हो और वकलाओं के जनरल हाउस में हो। तो जनरल हाउस का जो मैंडेट है उस पर तो कोई दो राय नहीं है, वो तो एज इट इज़ रहेगा। जो जनरल हाउस का मैंडेट है उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे का रोड मैप जो है, ये अगर तो हमें चुना जाता है, वकला साहिबान सारे हम पर ट्रस्ट जताते हैं, तो हमारा जो है वो सभी के सामने हमारा एक्टिविज़म है। ना हम डर के काम करने वाले, ना हम दब के काम करने वाले, ना हम किसी के इशारों पे काम करने वाले। लेकिन आपकी हम भी अगर चलेंगे कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की सरकार है, अभी तक तो माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार है। आपके लिए भी तो बंदिशें रहेंगी, बहुत सारी मजबूरियां रहेंगी। बंदिशें जो हैं, जब वकलाओं की बात आती है, विनोद जी मैं आपको ये बात वाजिया करना चाहूं कि कांग्रेस वाहिद वो पार्टी है जिसके कारकुन जहां होते हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे मरहूम फार्मर लाइन ऑफ जम्मू बार सलाथिया साहब थे, जो 2008 में एडिशनल एडवोकेट जनरल की पद पे थे, तब सरकार भी थी, उन्होंने वो पद ठुकराया। ये गुर्दा जो है ये एक कट्टर कांग्रेसी में ही हो सकता है और किसी में ये गुर्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये गुर्दा वो रख सकता है जिसको बार का दर्द हो, जो बार के जनरल हाउस के मैंडेट की कदर करता हो। और हम बार के कारकुन हैं, हम पहले वकील हैं, उसके बाद बाकी सब है। कोर्ट प्रेमिसेस के गेट के अंदर कोई पार्टी हमारी जो है वो मायने नहीं रखती। वहां अगर कुछ मायने रखता है तो वो काला कोट मायने रखता है। चलिए, मैं निसार गट्टू साहब से जानना चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किस तरीके से बार की भूमिका रहती है और कई बार सरकार का दबाव भी रहता है। जैसे कुरैशी साहब ने भी कहा कि कोई प्रेसिडेंट बनता है, उसकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन रहती है, उस वक्त वो परेशान हो जाता है कि बार का साथ दूं, सरकार का साथ दूं। देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात पहले है कि मैं इस बार जो बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, इसमें आपने एक चीज़ बड़ी नोट की होगी कि जो बड़े चेहरे थे जी, वो पिछले पूरे इलेक्शन के जब से बिगुल बजा है तब से छुपे हुए थे और कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और ये एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि सबसे बड़ी बात, ये भविष्य सूदन सामने है, ये सबसे छोटा कैंडिडेट इस बार देखा गया है कि अभी तक बार एसोसिएशन में जम्मू में खास करके ऐसा ट्रेंड कभी आपने देखा नहीं होगा कि बिल्कुल कम प्रैक्टिस वाला बच्चा आज प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ रहा है। ऐसा क्या वजह हुई कि पिछले जब से यहाँ से एलजी का जो दौरे हुकूमत रहा, आखिर यंगस्टर्स में क्या इनसिक्योरिटी दिखी कि ऐसे नौजवान को आके यहाँ पे इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना पड़ा। छोटी मिसाल लूंगा आपको कि पिछले एलजी हुकूमत के शुरुआत से लेके और आज तक बार के मेंबरों को, वकीलों को ऑलवेज टारगेट किया गया कि उनकी पावर सेंटर जो है उसको कम किया जाए। उसको कैसे कम किया उन्होंने? सबसे पहले रेवेन्यू केसेस, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आपकी रजिस्ट्रेशन, ताकि वकील की जो पावर एक जगह है उसको स्कैटर्ड कर दिया जाए। जम्मू की हिस्ट्री में आप चीफ जस्टिस देख लो, उसके लिए एजिटेशन, जम्मू का बार देख लो, उसके लिए एजिटेशन, दरबार मूव देख लो, उसके लिए एजिटेशन, आप एम्स का देखो, उसके लिए एजिटेशन। लेकिन पिछले 10 सालों से लेके, या मैं कहूँगा 2019 के बाद, ऐसा क्या हुआ कि इनको, हुकूमत को पता था कि वाहिद एक फोर्स है, वाहिद एक
जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन लोगों को और एज वेल एज वकीलों की वो बार एसोसिएशन करती है, और इनको हम कैसे डिसएम्पावर करें ताकि ये यहां पे एकजुट होकर बात ना कर पाए। हाँ, बाकी आपने जो सवाल पूछा कि सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है, सरकार हमेशा ये नहीं थी है, खास करके जब ये एलजी की हुकूमत आई तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने को सर उठा के बोले ये एक ऐसी कौम है, ये इंटेलेक्चुअल क्लास है। यहाँ आपने हमारे भारद्वाज साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, इनका पूरी जिंदगी अगर देखी जाए तो इस काले कोट के साथ ये उठे बैठे, और हम लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन यहाँ पे है कि हम बाकी पेरिफेरल से आके और यहाँ पे हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीजें लगती हैं कि भाई ये वो लोग नहीं है जो मातहत रहेंगे, इसलिए इनको स्कैटर्ड कर दो। आप देखो हमारे जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू बोर्ड्स नहीं, राइट। आप देखो कैट हमारा लगभग सबसे ज्यादा लिटिगेशन हमारी कैट में थी, वो सारी ट्रांसफर हुई। आप देखो एएफटी, आप सबसे बड़ा जो हमारे बैंक केसेस थे, कुछ केसेस की हमारी जुरिडिक्शन चंडीगढ़ है और कुछ हमारी अमृतसर में जाके बैठी है। वो लिटिगेशन वही लगी, दिस इज ओनली फॉर दिस से कि भाई यहाँ का वकील डिसएम्पावर हो, ये साथ में बैठे ना, और यहाँ पे इनको कोई दिमाग का जो इंटेलेक्चुअल क्रॉस हो तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज लाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ, उनकी आइडियोलॉजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट खाती है। जी। मीनू पादा हमारे साथ जुड़ चुकी है स्टूडियो से। मीनू, आप मुझे सुन पा रही हैं? और मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से निसार बिट्टू, एडवोकेट निसार बिट्टू ने कहा है कि डिस एम्पावर्ड करने की कॉन्स्पिरेसी, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ है? सरकार नहीं चाहती है कि बाहर और जो पावरफुल एक प्रेशर ग्रुप है वो सक्रियता से काम ना कर सके? सर, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि बार में जब पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट बीच में होगा, कोई भी पर्सन पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होगा तो डेफिनेटली कोई चारा नहीं है, वो बीच में भी कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस रहता है। बाहर का कोई भी मेंबर, अगर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मेन कोई भी मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, उस दौरान जब वो बार में एज अ मेंबर सर्व कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस जो सरकार का कहें या फिर ऑपोजिशन का कहें, वो होने ही वाला है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है, पहले जैसे भविष्य जी ने बात की कि पहले जब आप काला कोट पहनते हैं, पहले आप वकील हैं, और दूसरी बार जो है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़े भी हुए हैं तो वो दूसरी बार आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि जिस टाइम आप बार में सर्व कर रहे हैं, चाहे वो आप पीछे किसी कांग्रेस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो या बीजेपी किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड हो, बट द मोमेंट यू आर अ बार मेंबर, मतलब आप एक्टिव मेंबर हैं बार एसोसिएशन के, तो यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, अदरवाइज वो इंटरेस्ट तो बीच में इन्वॉल्व होने ही वाला है इनडायरेक्टली। तो आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जरूरत है कि जो लोग जिनकी एफिलिएशन या प्राइमरी मेंबर भी हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए? इज इट पॉसिबल? एवरीवन हैज़ अ राइट, हर एक के पास हक है कि वो इलेक्शन लड़े, बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर एक लेवल पे हमें रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देनी है, क्योंकि बार के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मैं खुद यंग लॉयर हूँ, मतलब मेरी 5वें साल में प्रैक्टिस एंटर कर रही है, तो एज अ फ्रेश एक इनिशियल स्टेज में अपनी प्रैक्टिस में हम भी बहुत सारे मुद्दे फेस करते हैं। उसके बाद वुमेन के, जैसे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन तो बार में होती ही नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा हर एक डिसीजन मेकिंग में एक वुमेन तो एटलीस्ट बीच में हो। और जैसे सर ने लास्ट टाइम रिस्पेक्टेड जो भारद्वाज सर हैं, उन्होंने बोला था कि काउंसिल में इन काउंसिल एक मीटिंग करेंगे जहाँ पे वो रिजर्व कर दी जाए, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं है। इट शुड बी देयर, एक विमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है बीच में होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो आधी कम्युनिटी है बार में, आधी कम्युनिटी जो वकील हैं, वो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेटेड पाएंगी। ये भारद्वाज साहब से जानना चाहूँगा, भारद्वाज साहब, आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार बाहर का प्रेसिडेंट बन जाए या कोई पदाधिकारी बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या ट्रेजरर बन जाए, उसको जो राजनीतिक पद उसको दिया गया उससे उसने रिजाइन करना चाहिए एटलीस्ट? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वकला साहिबान हैं, ये बाई एंड लार्ज किसी न किसी तंजीम के साथ जुड़े रहे, बाई एंड लार्ज आप देखिए।
लेकिन अगर किसी के पास कोई बड़ा इम्पोर्टेंट ऑफिस हो, जी। कोई प्रेसिडेंट है पार्टी का, किसी जगह कोई जनरल सेक्रेटरी है, इम्पोर्टेंट अगर कोई आदमी ऑफिस होल्ड कर रहा हो तो टेम्परेरली उसको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर बार की इलेक्शन लड़के बार की जो ऑफिस बीरर है उसका काम उसने संभालना हो, ये मैं समझता हूँ ये मैंडेटरी होना चाहिए। अच्छी हाँ बिल्कुल ठीक है, वो खुद ही वॉलंटियरली कर देना चाहिए। जो चीज़ ठीक नहीं है वो खुद ही कह देने चाहिए कि मैं टेम्परेरली या तो वो ऑफिस छोड़ रहा हूँ या ये वाला ऑफिस छोड़ रहा हूँ, दोनों ऑफिस उसको नहीं रखने चाहिए। ये ठीक बीच में जो आपने ये सजेशन दी, मैंने पहले भी आपको कुछ बातें कही थी, अभी ये मीनू जी बात कर रही थी, इन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारी बार में आज की डेट में जो फीमेल मेंबर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बड़ी राइज कर गई है। हमें चाहिए कि यूनानिमसली एक फैसला कर लिया जाए कि इनमें से एक ऑफिस बीरर हमारे साथ होना चाहिए ताकि इनकी बात जो नॉमिनेशन देख रहा था कि दीपिका महाजन हाँ, ही है। नहीं और भी मेरे ख्याल में किसी और ऑफिस के लिए अंशु महाजन होगी। दीपिका महाजन, हाँ तो मैं एक ही है। हाँ बिल्कुल बार दीपिका महाजन। हाँ अगर बार फैसला करे, देखिए मेंबर्स ने वोट तो एक है हर आदमी के पास, तो मैं ये समझता हूँ कि मेंबर्स को इस बारे में कंसिडर करके तो एक फीमेल मेंबर को भी रिप्रेजेंटेशन बार में देनी चाहिए। अगर नहीं इलेक्ट होती बाई चांस मान लीजिए, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में तो आप ये कह नहीं सकते, तो उस स्टेज पे किसी एक मेंबर को जरूर नॉमिनेट करके तो एसोसिएशन में लाना चाहिए। एक बार ऐसा किया भी गया था शायद भी। मैंने किया था, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था कि जब हम बने तो हम 5 के 5 मेल मेंबर्स थे, तो हमने यूनानिमसली डिसाइड किया कि एक मेंबर को हम अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे, तो वो हमारे साथ एसोसिएटेड, वो राधा शर्मा जी थी, मैडम राधा शर्मा, वो हमारे साथ एसोसिएटेड रही। वो रिकॉर्ड है बार का, आप चेक कर लीजिए, उनको हमने नॉमिनेटेड एक एसोसिएट अपना बनाया था। कैसा इलेक्शन होते हैं, हम लोकसभा के इलेक्शन देखते हैं, विधानसभा के इलेक्शन देखते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखते हैं, 25 पैसा लगता है, लेकिन बाहर इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। इस पैसे पर चेक कैसे रखा जा सकता है? ये आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लगता नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वकील बड़े सुलझे हुए होते हैं, एक एलीट क्लास है, और इस इलेक्शन में भी इतने पैसे लगते हैं। देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते जितने पैसे लगते हैं। जी बिल्कुल पता है जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ न कुछ पैरामीटर्स तो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रोल मॉडल के तौर पर वकला को देखा जाता है सोसाइटी में। अगर हम कोई मामला बनता है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट को लेकर या इलेक्शन को लेकर, हम ये कहते हैं माल प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पर ये हो गया, तो वहाँ से हम कोर्ट में आते हैं और पटिशन करते हैं, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात भी वहाँ हम कह के उसको सेटिस्फाइड कराते हैं और कहते हैं। तो जब अपना इलेक्शन आता है तो हम उस बात पे नहीं जाते। जिस तरह भारद्वाज साहब ने कहा, मैं एक बात का बिल्कुल कायल हूँ कि हमें अपने जो बाईलाज हैं, रूल्स हैं, हम कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम हाई कोर्ट की तरफ से कोई बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं है। जबकि ये बात कही गई थी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न जो लागू हो जाएगा, तो ये जो बार काउंसिल स्टेट की थी उसका इलेक्शन होना चाहिए था। तो क्या वो वजूहत है कि अभी तक 2019 5 अगस्त के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पूरे का पूरा लग गया और उसके बाद भी बार काउंसिल के इलेक्शन नहीं होते? अगर बार काउंसिल के तहत इलेक्शन हो तो फिर उसमें ये बात जो आप कहते हैं बिल्कुल लागू हो जाए, और उसमें एक रूल को अमेंड करने की जरूरत है। जो भारद्वाज साहब ने कहा, मेरी पहले से भी हमारी भी सोच है कि एक लेडी के लिए रिजर्व कर देना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को, 2 पोस्ट रखने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के, और उसमें जो एक लेडी, ताकि अमंगस दी लेडी एक ही क्यों नॉमिनेट करें हम किसी को, उनकी तादाद बढ़ गई। एक छोटा सा सवाल, जब तक बार काउंसिल की इलेक्शन नहीं होती है, ये इरेगुलरिटीज उधर ही आ रहा हूँ। तो मैं पहली बात जो उनके इंडोर्स में इसलिए इस तरह कहना चाहता हूँ कि जो नई टीम बने तो वो ये कहे, ये एजेंडे में भी होना चाहिए कि इस रूल्स को, जो इलेक्शन का, इसको अमेंड करके वो लेडीज के लिए, हमारी जो सिस्टर्स हैं उनके लिए एक ऑफिस बेरियर की रिजर्व कर देनी चाहिए। वो पोस्ट प्रॉपर्ली वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही होनी चाहिए। रही जहां तक बात कि आप पैसा लगता है तो इस पर चेक कैसे होगा? इंडिपेंडेंट बॉडी है, प्राइवेट इसका ये रजिस्टर्ड बॉडी है। अब
पैसा तो लगता है। ये चेक एंड बैलेंस करने के लिए मेंबरान को सोचना चाहिए। जो सेल्फ रिस्पेक्टिव जो बात आपने उठाई, सोसाइटी भी ये बातें उठा रही है। और अगर हम इस तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करके लैंड देन पैसा, फाइनेंशियल नॉमिनेशन, उनकी वो मेंबरशिप के पैसे भर रहे हैं, तो जो आदमी आपके वोट के जो स्लिप है उसके पैसे भर के, तो वो अगर वोट लेना चाहता है तो वो काम क्या करेगा? कोई काम नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल इस बार के जो वाइब्रेंट हो रही है और सोच रही है, मैं समझता हूं कि इसमें ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लग नहीं पाता, लेकिन ये खुद सेल्फ इम्पोज एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कौन आदमी क्या खर्च कर रहा है और कैसे डील कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। चलूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं भविष्य से जानना चाहूंगा, भविष्य आपने भी कुछ लोग आइडेंटिफाई किए होंगे जिन्होंने फीस नहीं जमा करवाई और आप फीस जमा करवाएंगे उनकी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जम्मू बार एसोसिएशन है उसकी आज तक की हिस्ट्री में 10 साल से कम प्रैक्टिस वाला मैं पहला अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूं जिसने ये हिम्मत जुटाई और हिम्मत की। वो हिम्मत जो है वो मेरे वही वकला साहिबान जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो मजबूरियां उनको देखनी पड़ती हैं, उनकी मजबूरियां जो मैंने फेस की हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन लायर हूं, कोई बैकग्राउंड नहीं है जी। तो जो चीजें हमने फेस की हैं उससे तंग आके जब किसी प्रेसिडेंट का, जब वो इलेक्ट प्रेसिडेंट वकलाओं का होता है और एक्ट प्रेसिडेंट जजेस का करता है, इस सारे सिस्टम को सीधा करने के लिए अब आपने इस बार बार एसोसिएशन में अगर ये चेंज देखी है कि पहली मर्तबा एक यंगस्टर ने अपने आप को आगे लाया है और सारा बोझ अपने कंधों पे उठाने की हिम्मत जुटाई है, सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब बदलने पे हैं। और जो सवाल आपने पूछे, जो ट्रेंड्स आज से पहले चलते रहे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता जो है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड एवरीवन हैज़ टू एक्सेप्ट दैट वेरी चेंज। और चेंज की शुरुआत जो है वो बार एसोसिएशन जम्मू में हो चुकी है। फिलहाल तो मैं अभी यही कह पाऊंगा, हाँ, अगर इलेक्शंस के रिजल्ट पॉजिटिव निकलते हैं, वकला साहिबान हमारे जो हैं वो अगर हम पे ट्रस्ट जताते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो जनरल हाउस के मैंडेट के साथ ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये बात क्लियर है, आज से पहले जो होता आया है वो अब जो है वो अब वैसा नहीं होगा। निसार साहब, आपको नहीं लगता है कि बार काउंसिल के इलेक्शन की प्राथमिकता होनी चाहिए? जो भी इलेक्शन लड़ रहा है बार एसोसिएशन के, उनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए, हम जीत के आएंगे तो प्रायोरिटी यही रहेगी, सरकार पर दबाव बनाएंगे, बार काउंसिल के इलेक्शन करवाएंगे। देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ रही, जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं जी, उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं। तब जाके भविष्य सूदन जैसे लड़के जो छोटी प्रैक्टिस के हैं वो आ रहे हैं जी। जो सीनियर लॉट आ रहा है उन्होंने कभी इस चीज़ को वो संज्ञान लिया नहीं। इसमें एक पिटिशन ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हुई, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन हुई है टू कंसिडर द इलेक्शन ऑफ बार काउंसिल। उसमें अभी भी एक एग्जीक्यूशन चल रही है, वो हमारी वकला एक लेडी है, उन्होंने किया हुआ है। लेकिन इस चीज़ को लेके कोई भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट या जम्मू कश्मीर या जम्मू या कश्मीर की बार एसोसिएशन जो भी है, वो कोई भी इस पे बात नहीं कर रही है जी। एक मैं छोटी चीज़ यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, आप शायद यहाँ पे मुझे सारे सीनियर हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यहाँ पे कहीं नहीं है। अगर है तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो यहाँ का यंग की जो बात करने वाले, कहीं ना कहीं जो नया लॉट आता है उनकी बात करनी कहीं ना कहीं वो छुप जाती है। आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, चैम्बर्स कम है, आप हमारे बाथरूम्स की हालत देखो, कैंटीन्स की, सबसे बड़ी तो लाइब्रेरीज की हालत देखो। और हमारी जब एनरोलमेंट होती है वो हाई कोर्ट करता है, उसकी पावर हाई कोर्ट के पास है। उसके बाद उनको ये नहीं पता है कि
वकील को अगर कल लगती है या कुछ होता है, ये हमारी जो आज की एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एक एफर्ट किया गया था लास्ट भी भारद्वाज साहब के टाइम में भी, आज भी जो हमारे प्रेसिडेंट अभी सिटिंग हैं उन्होंने एफर्ट किया था कि हम इसको इंश्योर करें, लड़कों को यहाँ जो जितने भी वकील हैं मेडिकल इंश्योरेंस करें। लेकिन क्या वहाँ पे सवाल आ रहा है कि भाई हम कैसे करें, क्योंकि ये कोई भी किसी भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए पूरे, मैं कहता हूँ हमारे सर हैं यहाँ पे, कुरैशी साहब हैं, इनको पुश करना चाहिए कि ये बार काउंसिल का इलेक्शन हो। इससे हमारे, मुझे समझ नहीं आती है कि आज तक ये किसी भी बार प्रेसिडेंट का मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आया जी। ऐसी क्या वजह है? मुझे लगता है प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुरैशी साहब ने बोला कि चलो रीऑर्गेनाइजेशन होगी, यूटी बना, सब कानून आए, इस कानून में क्या वजह है जी, इसकी क्या वजह है? आप देखो कि हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी है, वो प्रॉब्लम है, हमारा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हमारा सबसे बड़ा है फैमिली कोर्ट्स नहीं बनी। आप देखो कितना बर्डन है मैट्रिमोनियल केसेस का, वो हम 2 कमरों में चला रहे हैं। कोर्ट्स की बात है, अब स्टाइफंड केरला ने शुरू किया, नए बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे इस चीज पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये क्या वजह है कि जितना आप, मैंने परसों बैठा हुआ था बाहर में, तो वहां किसी ने सुनाया कि ऑन एन एवरेज 1000 बच्चा नया एनरोल हो रहा है एक महीने में। 1000 बच्चा एनरोल हो रहा है एक महीने में। आप ये यस जम्मू बार में आप ये सोचो कि इनको कहां बसाना है। साल में 12,000 वकील प्रेशर। बिल्कुल। आप बोलो ये रिसेंट हुआ हो, ये मैं लास्ट परसों बैठा था मैं बाहर में, तो आप ये सोचो कि इनको कहां रखना है। सपोज मैं कहता हूं 1000 छोड़ के 500 आता है, आप बोलो कि कहां आपने इनको एडजस्ट करना है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है। आप देखो हमारे पास वहां बैठने के लिए जगहें नहीं है। इस चीज पे किसी भी बार के प्रेसिडेंट ने आज तक ये नहीं बोला, किसी भी, हमारे वहां पे इतने हाल है, हमें लिटिगेंट को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो ये चीजें, और साथ में इन चीजों को बाहर को स्कैटर्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रेशर कि भाई बाहर नहीं निकलना है, दरवाजे से बाहर आप एजिटेशन नहीं कर सकते, आपको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अब थोड़ा सा राहत का कुरैशी साहब ने बोला, इलेक्टेड पीपल गवर्नमेंट आई है, शायद इन चीजों को, मैं जितने भी बार के इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं तो बोलता हूं उनको ये अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें लानी चाहिए कि भाई बार का इलेक्शन होना चाहिए काउंसिल का जी, स्टेट बार काउंसिल में। इसमें बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं वो उसमें आएंगे। हमारा जो एडवोकेट जनरल है वो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बनेगा, उनके साथ हमारी तालमेल बनेगी। हमारे तो एजी ऑफिस के साथ दूर पार के रिश्ते ही नहीं होते, उनको तो हमारी मुसीबतें पता ही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट बार जो हमारी यहाँ 10 जम्मू प्रोविंस की हैं, उनके साथ हमारा तालमेल नहीं है, उनके प्रेसिडेंट उसमें मेंबर होते हैं। तो ये इस पे प्रेशर रहना चाहिए। ड्यूल मेंबरशिप को भी खारिज किया है ना कि अगर वो वहां का मेंबर है तो यहाँ पर वो, हम मेंबरशिप सिर्फ जम्मू बार एसोसिएशन नहीं, बार काउंसिल की बात कर रहे हैं, बार एसोसिएशन की बात नहीं, मैं बार काउंसिल जब होगी तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो सारे, वो तो खत्म हो गए, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है जी। तो क्योंकि हमारा जम्मू प्रोविंस का जो हाई कोर्ट है, पूरे जितने भी जिले हैं उनको अपील के लिए यहां आना पड़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को टच रखना पड़ता है यहाँ के प्रधान से, यहाँ के बाकी जो ऑफिस बैरियर है। तो ये चीजें हैं, और खास करके जो मैं बड़ा इसमें भविष्य जी सामने है इसलिए इनको बोलता हूं कि लाइब्रेरीज, हमारा यहाँ सीनियर जूनियर कल्चर खत्म हुआ है। भारद्वाज साहब यहाँ पे हैं, कुरैशी साहब, इनका तजर्बा, मैंने वही पहले बोला कि हम इनको देख के यहाँ पे आते हैं। इनके चैम्बर में जो है नया कल्चर हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि जूनियरशिप का कल्चर नहीं है, गूगल कल्चर है। मैंने जजमेंट डाली, गूगल निकाला, प्रोसीजर पता नहीं है, मैं पहुंच गया। तो वो जो ये लेगेसी आती है भारद्वाज साहब के चैम्बर से, कुरैशी साहब के चैम्बर से जो आती है, वो लेगेसी चलती है, उनको पता होता है। आपने एक बुक है MC छागला की, रोजेज इन दिसंबर, आप, मैं कहता हूँ लोगों को वो पढ़ना चाहिए, वकीलों को खास करके, कि कैसे वो लेगेसी, और लेटर देन वो इस हुकूमत में कितनी बड़ी पोस्टों पे रहे जी, तो वो लेगेसी चलाई है। थोड़ा सा इस पे भी, और सबसे बड़ी, मैं यहाँ यंग प्रेसिडेंट जो आने वाला है, मैं तो यही बोलूँगा कि मेरी सारी सपोर्ट रहे। इनको एक चीज़ तो ये रखनी पड़ेगी कि भाई एक इलेक्शन कमीशन परमानेंट जो यहाँ अपॉइंट किया जाए, कि जो इलेक्शन इन टाइम करे, और यहाँ पे
साल का 2 साल हो जाता है, जी साल का 3 साल हो जाता है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर पाता है। जी। चलिए मीनू के पास चलते हैं। मीनू, आप हमें बताइए कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिलनी चाहिए बार एसोसिएशन को। चाहिए, मिलनी इसलिए चाहिए क्योंकि जो स्टार्टिंग में बच्चे प्रैक्टिस के लिए उतरते हैं जी, उनका थोड़ी देर वो प्रैक्टिस करेंगे, 1 साल सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि सारे प्रिविलेज क्लास से नहीं होते हैं। जी 1 साल सरवाइव कर लेंगे, 1.5 साल सरवाइव कर लेंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ऐसी एज आ जाती है जहाँ पर जब उनको लगता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा। इनफैक्ट हमें जो स्कूटी में या बाइक में पेट्रोल भी डालना पड़ रहा है वो अपनी जेब से अपने माँ बाप से लेके डालना पड़ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे, मैंने स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, लड़कियाँ प्रैक्टिस बीच में छोड़ देती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे खुद के बैच में कितनी ही लड़कियां हैं, हार्डली 3-4 लड़कियां होंगी जो एक्चुअल वकालत कर रही हैं। या तो उनकी मतलब मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था मैरिज हो जाती है, या वो LLM के लिए आगे फर्दर लिटरेचर के लिए पढ़ने के लिए चली जाती है एकेडमिक्स में, या जुडिशरी की तैयारी। वकालत में सर्वाइव करने के लिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर? बेसिक नेसेसिटी होती है, एक पैसे तो ज़रूरी है ना सर्वाइवल के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर इफ़ एनी पर्सन ज्वाइन एनी चैम्बर, अगर कोई, मैं खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, आई हैव नेवर जॉइंड एनी सीनियर, मैंने खुद ही स्टार्ट कर दी वकालत, लेकिन मैं जो यंग लॉयर्स हैं उनसे यही अपील करूँगी जो बिल्कुल एनरोल नए हो रहे हैं कि जब आप कोई चैम्बर ज्वाइन करते हैं तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग कि इफ़ वी आर स्पेंडिंग अवर होल डे, हम पूरा दिन अगर एक चैम्बर में बिता रहे हैं, कोर्ट में बिता रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट बेसिक जो है, हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार एक अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है रूरल में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे और जो अर्बन एरिया में कर रहे हैं, वो अमाउंट जो है 15,000, 20,000, 25,000 का है। आप इतना नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट उन बच्चों को इतना तो मिलना चाहिए कि वो प्रैक्टिस में सरवाइव कर सके, अपनी प्रैक्टिस जो है 4-5 साल में अपना केस बना सके, अपनी क्लाइंटेज बना सके, फिर उनको शायद रिक्वायर ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में तो उनको रिक्वायरमेंट है सर, मुझे लगता है 4-5 साल। भारद्वाज साहब, रिफॉर्म्स पर कोई भी जो कैंडिडेट है वो बात नहीं करता है कि पेंडेंसी कैसे ख़त्म की जाएगी, जजेस की कमी जो है उसको सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि मैन पावर जो कम है जुडिशरी में उसको पूरा किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड रहते हैं वुकला की तरफ। वुकला की ये समस्या है, हम पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा मेडिक्लेम नहीं मिल रहा है हमें, ये थोड़ा मैंने देखा है। मैंने आप विनोद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी पर्सनल राय ये है कि जब भी हम वुकला साहिबान इकट्ठे बैठते हैं जी, पक्का इस बात पर जिक्र करते हैं, क्योंकि जो लिटिगेंट है, कॉमन मैन, कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, कोई बेचारा बिलो पॉवर्टी लाइन वाला लिटिगेंट होता है, जब हमारे पास वो आते हैं, उसका केस नहीं लगता कोर्ट में, तो हम उसको यही कहते हैं कि हम एफर्ट्स करेंगे। लेकिन एफर्ट्स के लिए जो आपने बात कही, मेरी राय ये है, मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ने चाहिए। जब तक नंबर जजेस का नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तब तक जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेता है, वो सीनियर काउंसिल एंगेज कर लेगा, कोई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से ले आएगा, जम्मू में जो बेस्ट वकील होगा उसको ले आएगा। लेकिन आम आदमी जो है वो जिसके पास गया है बेचारा, वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे केस का फैसला यही वकील साहब करवाएंगे। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हम बात यहाँ कर रहे थे कि हमारे पास हाई कोर्ट प्रेमिसेस में जानीपुर में इतनी जगह है कि आप अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल में 1 साल में डबल हो जाता है। आप 25 जजेस के बैठने की जगह बड़े आराम से वहाँ बना सकते हो। मैं जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था तो यहाँ एक्सपेंशन के लिए एक प्रपोजल बना था, वो प्रपोजल पता नहीं कहाँ गया, कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करता है। ये ड्यूटी हाई कोर्ट की भी है। मैं ऑनेस्टली सिंसियरली ये बात कहूँ कि हाई कोर्ट की अपनी ड्यूटी भी बनती है, जिनके पास बार काउंसिल की पावर्स आज की डेट में है कि वो बच्चों को फाइनेंशियल एड भी दिलवाएं। दे शुड टेक अप द मैटर विद द गवर्नमेंट। उनको एलजी के साथ बात करनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए, ताकि कोई पैसे आए, फंड्स आए, जिनसे बच्चों को फाइनेंशियल एड जो है 4 इयर्स 3 इयर्स के लिए दी जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बात
आप कर रहे हो, हम सब चाहते हैं उस चीज को आगे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए एफर्ट्स नहीं की जाती। कुरैशी साहब, आप तो कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रेशर था वो बरकरार है। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाता है आपके मुतालिक डिसीजन आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर किया जाता है। जैसे रजिस्ट्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी, फिर कैट कहाँ है, हर एक कोर्ट अलग अलग जगह है जो बिल्कुल आपसे ताल्लुक रखती है। आपको कॉन्फिडेंस में ना लेकर के फैसला लेना, इट मीन्स आपको हल्के में, आपको नहीं कह रहा, बार को सरकार या जो रेजीम है वो बड़ा हल्के में ले रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए ना, पहले उससे मैंने आपको बताया कि बार इतनी ताकतवर थी कि जब जानीपुर के लिए हाई कोर्ट को चला गया जी, तो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स को लेने के लिए उन्होंने सिद्धड़ा में कोई जगह देख ली थी और बार एसोसिएशन स्ट्राइक पे चली गई और बार एसोसिएशन ने अपने उस बात को मनवाया, कहीं कमजोरी नहीं थी जी। ये अब जब यहाँ गवर्नमेंट के या मिसाल इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो या यहाँ एलजी साहब के दौर में या गवर्नर साहब थे पहले जब, तो यहाँ ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि ब्यूरोक्रेट जो थे वो रूल करते थे, वो बात सुनते भी नहीं थे। अगर बार कौंसिल का इलेक्शन हो जाता है या बार कौंसिल होती तो शायद मुमकिन है वो सारी बातें हल हो जाती, जिस तरह हमारी अभी सिस्टर एडवोकेट ने कहा कि भरद्वाज साहब ने भी कहा कि अगर फंड्स यंग लायर्स के लिए, जिनको अगर अपनी लिवलीहुड के लिए, ये भी एक सोशल वर्क, एक किस्म का जस्टिस के लिए काम करते हैं और वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है कि इनको डेवलप करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशन जो पैसा मिसाल के तौर पर अपना कंट्रीब्यूटरी उस अपनी मेंबरशिप से करती है, वो तो इतना ज़्यादा बच्चों की जो तादाद आ रही है उनको आपने उस लेवल पे कैटर कर नहीं सकती। लेकिन ये होना चाहिए कि प्रेशर एक बार एसोसिएशन पर भी होना चाहिए कि हम इन जो यंगस्टर लायर आ रहे हैं, यंग लायर आ रहे हैं, उनमें से वो जो बच्चा जो अपराइट है कम से कम उसको आइडेंटिफाई करें और प्लस वो लोग जिनके पास लिवलीहुड नहीं है पर है वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो कुछ बार एसोसिएशन अपने लिए वो उससे दे। फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी है, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने ये शुरू किया। आप हमें कहते हैं कि बार एसोसिएशन जो कमजोर है, बार एसोसिएशन किसी भी मामले में कमजोर नहीं रही जी। अब की बार को आप कमजोर नहीं है, लेकिन सरकार आपको कमजोर समझती है। नहीं, सरकार इसलिए कमजोर हुई कि जब ये 5 अगस्त के बाद यहाँ हालात बनाए तो इसको उन्होंने कहा कि जी आपसे ये ट्रिब्यूनल बाहर निकाल लिया गया सर्विस का, कहा हम अभी दे देंगे। फिर रजिस्ट्री हमारे हमसे बाहर गई तो अब सफरर तो आम पब्लिक है ना, अगर स्टेट वेलफेयर के लिए काम करने के लिए आएगी तो बार एसोसिएशन के लिए ये मेंबरान को देखना चाहिए। मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि बार का सदर मैच्योर होना चाहिए, बार का सदर इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो समझने में, समझाने में, जुडिशरी बार और बेंच के बीच में एक रिलेशन होता है वो कैरी फॉरवर्ड कर सके, वो गवर्नमेंट को मनवाने की ताकत रख सके। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले कई सालों से डिग्रेडेशन हो गई, लेकिन इतनी कमजोर बार नहीं है। बार चाहेगी कि धीरे धीरे, देखिए अब पॉलिटिकल सरकार बनी, अब देखना कोई इशू उठेगा बार खड़ी हो जाएगी उस पर। और मैं समझता हूं कि हमारे जो जम्मू वर्सेस कश्मीर ये बना के डोगरा वर्सेस कश्मीरी करके बात करने से हमें उठ के एक यूनिट के तौर पर देख के हमें अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। जो यंगस्टर की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से कहा कि भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास कहाँ जाए, किसी पढ़ा लिखा बच्चा जाकर किसी दुकान पर क्या काम करेगा। इसलिए वो आता है एक ऑनरेबल वर्क करने के लिए, ऑनरेबल प्रोफेशन को चूज करने के लिए। अगर उसकी हालत यहाँ खराब होती है तो ये समाज और सोसाइटी के लिए खराबी पैदा हो रही है। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा लिटिगेंट जो है वो स्टेट है, स्टेट के एक्टर हैं, स्टेट के डिपार्टमेंट ने, चाहे वो रेवेन्यू से लेके आप पुलिस का महकमा, कोई महकमा भी ले लें, आप देखिए जितनी भी लिटिगेशन है वो स्टेट की ज्यादा है। और स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अगर ये ना देखे, हर बार जो बात रखती है, बार तो कभी नहीं चाहेगी कि हमारी वेलफेयर हो। अब
चैम्बर्स की बात है, अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अब कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसको वहां डीसी ऑफिस के एक उस बिल्डिंग के 2 कमरों में रखा हुआ। अब बेंच तो दे दिए वहां पर, 2 बेंच आगे 2-2 जज बैठते हैं, लेकिन उनको कमरा ही कोई नहीं बैठने के लिए। सारी जगह पर फिजिकल हेयरिंग होती है, लेकिन वहां पर आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के लिए भी आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नेटवर्किंग है नहीं। तो मैं समझता हूँ जो लॉ कानून तब्दील किए सरकार ने जल्दी में, BNS उसके लिए वो जो डिजिटलाइजेशन लाइब्रेरी है वो नहीं है, सरकार के पास नहीं है, वो लेबोरेटरी नहीं है। वो कैसे आप कहेंगे कि भाई ये काम करते हैं? ये सरकार अपने लेवल पर भी वेलफेयर की बात कर रही है। निसार साहब से जानना चाहते हैं। निसार साहब, हमने बार का कद बहुत ऊंचा और बड़ा देखा है, चाहे दरबार मूव की एजुटेशन हो या फिर लैंड रो की एजुटेशन हो, एम्स कैसे लिया, IIT कैसे लिया, हमने बड़ा कद देखा है। लेकिन देखिए, आपको सुनकर हैरानी की होगी कि आप वहां पर कोर्ट में पानी भी खरीद करके पीते हैं, कैंपर आते हैं हर चैम्बर में, आप एक पानी तक अपने लिए उपलब्ध नहीं करवा पाए। कितना दुर्भाग्य की बात। मैंने विनोद जी पहले ही कहा कि जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बार के साथ है, सरकार जो थी पिछले 10 सालों में, जो कुरैशी साहब ने बोला, हाँ डिग्रेडेशन हुई। जहां पे इनके जो हमारे प्रेसिडेंट बैठे थे वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। मैंने आपको बताया कि हमें ये अलो नहीं करा कि आप कोर्ट के गेट से बाहर निकलो, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं तो लेके गया था। एक भारद्वाज साहब और ये जो 5 अगस्त का एपिसोड होके जी, भारद्वाज साहब ने जम्मू बंद की कॉल दी, और यू डोंट बिलीव विनोद जी कि जितने भी कॉल दी और जितनी भी एजेंसी जो हम यहाँ जम्मू में काम करती हैं, सोशल चाहे चैम्बर, हर बंदा डर डर के आता था। हर बंदा इस चीज को डरता था कि भाई हम इनके पीछे निकलेंगे, ये अपनी जान तो बचा लेंगे कोर्ट से, हमें कौन। तो ये वाहिद भारद्वाज साहब और उस टाइम भविष्य यहाँ थे, कुरैशी साहब यहाँ थे, तो एक एजिटेशन और उसके बाद एक माहौल थोड़ा सा चेंज देखा हमने जम्मू में। उसके बाद हमने शुरू किया कि भाई ये चीज हमें नहीं है, वो चीज हमें नहीं है। तब तक तो बात करने से डर रहे थे जी। आपने सही बोला, डिग्रेडेशन हुई, लेकिन सर वो प्रेशर एक था 5 अगस्त के बाद बात न करने की। कुरैशी साहब ने बोला हमें बनाया गया जम्मू और कश्मीर की लड़ाई, गांव और शहर की लड़ाई, बीजेपी और एनसी की लड़ाई जी। हमें बाहर में कोई नहीं है, बाहर में आइडियोलॉजिकली मे बी एफिलेटेड विद समबॉडी, बट बाहर जब भविष्य ने बोला काला कोट हम लगाते हैं, ये सीखा है हमने सलातिया साहब से। जब वो काला कोट लगाते थे और फिर उनको ये नहीं दिखता था कि भाई ये किस पार्टी का, वो निकल जाते थे। तो इस पे प्रेशर हुआ सर। आप पिछले पूरे 10 साल का सिनेरियो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टीज मर्ज हो गई जी, खत्म हो गई, उनका करियर कितने लिए खत्म हुआ, प्रेशर ग्रुप बना जी। वो उनको वो जो लोगों की बात करते थे जी। जम्मू बार एसोसिएशन लोगों की बात करती थी, जम्मू के लोगों की बात करती थी। अपनी बात नहीं करती, पानी पानी आप चलिए, आज भविष्य देखो, है ये- पानी वहाँ, ये- भविष्य ये तो रेजिडेंट है। ये तो देखो ये चीजें क्या है, वी आर द सोशल पीपल जी। हम इंटरकनेक्टेड है कम्युनिटी के साथ जी। वो आएंगे चलिए, तो काम चलेगा। भविष्य से बात चलते हैं। भविष्य जी, लेवल प्ले फील्ड मिला अभी आपको, है ना, चुनी हुई सरकार है, क्योंकि जून 2018 से चुनी हुई सरकार नहीं थी। अब काम करने का मजा आएगा इस टीम को। देखिए विनोद जी, अगर आपने हमारे बाहर के सारे प्रोटेस्ट तकरीबन कवर किए हैं जी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लेवल प्ले फील्ड की बात हो चाहे ना हो, प्रेसिडेंट जो बार एसोसिएशन का है ना जी। उसके मन में कुछ कर गुजरने की आग होनी चाहिए। अगर वो आग नहीं है, चाहे आपको सरकार हो चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और जो बात आपने बोली कि बार की डिग्रेडेशन हुई, हमने वो प्रधान देखे जो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे इस बार के लिए। लेकिन हमने जब वहाँ वो प्रधान देखे जो गेट से बाहर निकलने पे भी डरें, तो वो मजबूरियां थी कि आज भविष्य सूदन ने प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। और एक बात मैंने पहले बोली जी, इस बार बार एसोसिएशन को अपना अध्यक्ष वो चुनना है जिसका कंट्रोल पैनल सिर्फ वकला साहिबान का जनरल हाउस हो,
ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन, जी। ना कि भविष्य कोई जी, पॉलिटिकल भविष्य पार्टी। अगर बार जी। कमजोर हुई तो उसका रीजन था कि प्रधानों के पीछे कंट्रोल पैनल काम कर रहे थे। चलिए भविष्य जी, हमारे साथ इस वक्त ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं सांबा से, सांबा बार से बुकला भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी विनोद जी, बिल्कुल। जी ऋषि, आप इनसे पूछिए कि क्या उम्मीद है इनको बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के, और इनकी क्या दिक्कतें हैं सांबा बार एसोसिएशन की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ फॉर्मर बार प्रेसिडेंट सांबा एडवोकेट मनदीप सिंह जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, बार की इलेक्शन है तो सांबा बार से बात करें तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको, आपके वेलफेयर के लिए, ताकि काम किया जाए, तरक्की जो है वो हमें देखने को मिले? ऋषि जी, जम्मू बार जो है वो पेरेंट बार है पूरी पेरिफेरी की। तो ऑब्वियसली जो जम्मू बार की इलेक्शन होती है उस पर सबकी नज़रें गड़ी होती है, और सांबा बार भी एक्सपेक्ट करती है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम आए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द लीगल कम्युनिटी। जो जम्मू बार है वो जम्मू डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। जो भी मुद्दे हैं, जहाँ आप पिछली हिस्ट्री देख लें, एम्स देख लें, बम्बम बोले टाइम देख लें, और भी रजिस्ट्रेशन एक्ट देख लें, उनके जम्मू बार जो है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर पेरिफेरी बार्स, तो ये हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों की बात को आगे पहुंचाए। उसी तरह से सांबा वाले भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू में अच्छी टीम आए, जिससे हालांकि अब सांबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना हुआ है, यहाँ पे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फिर भी जुडिशरी को हमेशा स्टेपली ट्रीटमेंट मिलता आया है एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से। तो इफ़ वी हैव सम गुड एंड स्ट्रॉन्ग टीम एट जम्मू, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे और ये हम उम्मीद करेंगे कि हम सब कलेक्टिवली with the efforts of all periphery bars and under the guidance of जम्मू बार, हम अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करा सकें, ताकि लोगों को प्लस एडवोकेट कम्युनिटी को जो है, जो उनके राइट्स हैं, वो मिल जाए। एक चीज जानना चाहूंगा, कुछ बर्निंग इश्यूज है आपके सांबा बार एसोसिएशन के, उसको लेकर क्या जो बर्निंग इश्यूज है उसको क्या लगता है किस तरह से वो एड्रेस हो? बर्निंग इश्यूज जो भी हैं, हमें सांबा खास के कह लें या ओवरऑल लीगल कम्युनिटी के कह लें, अगर स्ट्रॉन्ग टीम आती है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, क्योंकि वकील चाहे सांबा में है, चाहे जम्मू में है, चाहे डोडा में है, चाहे कठुआ में है, वकील हर जगह वही प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा स्टेबली ट्रीटमेंट दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से। जो बर्निंग इश्यूज आएंगे उसके लिए हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम अपने लेवल पे रिप्रेजेंटेशन दें, और सांबा के साथ साथ जम्मू बार वाले में उनको आगे हेड ऑन इनको काफी उम्मीदें हैं कि जो इलेक्शन होने जा रही है बार की, तो उसमें उम्मीदें हैं कि सांबा बार एसोसिएशन के मुद्दे भी जो उठाए जाएंगे, उसका उन तमाम मसलों का हल किया जाएगा। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1 घंटा हमने चर्चा की और अभी भी बहुत सारे सवाल अभी भी बकाया है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। मीनू पादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य जी, आपका बहुत बहुत, कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत, भरद्वाज साहब आपका भी बहुत बहुत, नासिर गट्टू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं बार के चुनाव बड़े अहम हैं और इसीलिए हमने आज इस पर चर्चा की। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।